हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप सभी को। जैसे कि जो आपका 1 to 5 ईवीएस पूछा जाता है वो नहीं समझ में आता कौन चीज़ कहाँ से पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बायो से रिलेटेड रहते हैं, कुछ रहते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बायो है, बायो के अंतर्गत आप लोग सेल या कोशिका पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपी टेट में मैंने यहाँ कवर किया है। आप सभी को जहाँ जैसे कि यहाँ जो नाम देख रहे होंगे ये सभी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक लगभग एग्ज़ाम में जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता रहना चाहिए, और क्योंकि आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है तो इसके अलावा सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, और जहाँ भी बायो का क्वेश्चन रहता है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, और जो कोशिका से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये सब पूछे जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हमें कोशिका जानना है तो कोशिका को हम जान लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोशिका होती है ये मानव संरचना की यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई बोला जाता है, कि यह बॉडी का या शरीर का वह कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, एकदम जो सबसे छोटी होती है, सबसे न्यून होती है। तो जैसे कि आपका अगर बॉडी हो गया तो बॉडी जो है ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बने होंगे। यानी अगर ये बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे। जैसे कि इसमें मुंह होगा यानी आपका सिर होगा, और हाथ होगा, पैर होगा, पेट होगा। तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है ह्यूमन बॉडी, यानी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है ह्यूमन बॉडी। और जो ऑर्गन है, जैसे कि आपका अगर हाथ की बात की जाए तो ये बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है, और जो टिश्यू है ये बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी है। तो जो न्यूनतम इकाई है शरीर की, पूरे बॉडी की, तो वो क्या होती है? वो कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। इसको हम ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे कि अगर घर बनाते हैं आप तो उसमें सबसे पहले ईंट आता है, ईंट यानी ब्रिक आता है। और ब्रिक को मिला करके, ऐसा नहीं कि केवल ब्रिक से ही बन जाएगा, लेकिन उसकी अगर इकाई की बात की जाए तो ईंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और फिर दीवार, कई ईंटों को अगर मिला देंगे हम तो दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार बनता है। अब अगर हम बहुत सारे दीवार को बना देंगे, मतलब इधर दीवार, मतलब पूरा चारों तरफ से दीवार बना देंगे, तो ये कमरा बन जाएगा, एक कमरा हो जाएगा। और अगर कई सारे कमरे रहेंगे तो उसको घर बोल दिया जाता है, वो घर बन जाता है। इसी तरीके से कोशिका भी है। जैसे वहाँ ईंटा था ऐसे यहाँ कोशिका हो जाएगा। जैसे यहाँ दीवार था वैसे यहाँ हो जाएगा ऊतक, यानी बहुत कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। और जैसे यहाँ कमरा था वैसे यहाँ बन जाएगा अंग, और जैसे यहाँ घर था वैसे यहाँ बन जाएगा शरीर। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और उसके बाद ऊतक है, फिर अंग है, फिर शरीर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और गाइस, ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया है अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो किसने किया है? तो ल्यूवेन हॉक ने किया है। किसने किया है? ल्यूवेन हॉक ने किया है। और अगर इससे रिलेटेड जैसे जो सिद्धांत है कि हमारा शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, तो जो थियरी या प्रिंसिपल जो बताए हैं वो किसने बताया है? स्लाइडन स्वान ने बताया है। किसने बताया है? स्लाइडन स्वान ने बताया है। तो इस तरीके से आप ये 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए कि कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और जंतु कोशिका की खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक। और सिद्धांत जो है स्लाइडन स्वान ने किया है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो कोशिका होता है उसमें, जैसे कि यहाँ केंद्रक है, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो इस तरीके से यह आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं कोशिका से रिलेटेड, यानी सेल से रिलेटेड। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो पूरी दुनिया में अगर बात की जाए इन वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की।
तो पूरे दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा की है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर सबसे छोटी ये है तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग के अंडे की है। फिर उसके बाद अब ये पूरी दुनिया की बात हो गई। अब मानव जाति में देख लिया जाए कि मानव जाति में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है। तो मानव जाति में जो स्पर्म होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये मैन यानी ये फीमेल का अगर देखा जाए, ये फीमेल हैं और ये मेल हैं। तो फीमेल का जो होता है वो ओवम होता है। प्रजनन तंत्र अगर आप पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो इसमें आप याद कर लीजिए, जो ह्यूमन है उसका ओवम होता है सबसे छोटा इकाई, और जो एक मनुष्य होता है उसका क्या होता है? उसका होता है स्पर्म, जो मतलब नर होते हैं, यानी जो मेल होते हैं। तो ओवम जो होता है वो आपकी सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। मानव में सबसे बड़ी इकाई अगर बात किया जाए तो ओवम यानी अंडाणु हो जाएगा। और मेल क्या, या पूरे जितने भी मानव जाति है उसमें सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो किसकी है? स्पर्म की। तो आप ये याद कर लीजिए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म होता है, और मानव में ही सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो अंडाणु या ओवम होता है। और मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन सिस्टम का होता है, न्यूरॉन का होता है। किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। तो इसलिए आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, फीमेल पार्ट का है ओवम और मेल का है स्पर्म। स्पर्म जो है सबसे छोटी है और ओवम जो है सबसे बड़ा है। अगर बात की जाए सेल की यानी कोशिका की तो, और जो अगर लंबी की बात की जाए कि मानव जाति में सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो न्यूरॉन की है। किसकी है? न्यूरॉन की है। और अगर पूछा जाए कि सबसे तेज़ विभाजन कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। अगर लीवर में आपकी चोट लग गई है तो वहाँ विभाजन कोशिका का बहुत जल्दी होता है, तो वहाँ बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। कोई भी घाव बहुत जल्दी से ठीक होगा। और अगर न्यूरॉन यानी अगर आपके ब्रेन में अगर आपकी चोट लग जाती है तो वहाँ जल्दी नहीं ठीक होगा, वो ठीक ही नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, तो अगर वहाँ चोट लग जाएगी तो वहाँ ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग हेलमेट लगा कर चलें, ताकि आपके जो सिर है यानी जो आपका ब्रेन है उसमें चोट ना लगे, क्योंकि अगर उसमें चोट लग जाएगी तो वो ठीक नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमें पता है सबसे पहले आता है सेल। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है केंद्रक होता है न्यूक्लियस। अब जो सेल के अंदर ये केंद्रक है, अब इस केंद्रक के अंदर ये केंद्रक हो गया मान लीजिए। अब इस केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। ये ऐसे पेयर में होता है, यानी पहले आता है सेल के अंदर है यहाँ न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और केंद्रक में ही होता है ये क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को अगर ऐसे खींचा जाए इसको मतलब खींचा जाए तो इसमें होता है डीएनए। क्या होता है? ये डीएनए। और डीएनए को अगर बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे कि आपको ये पता होगा डबल हेलिक्स मॉडल जो इस तरीके से बनता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से जो ये डबल हेलिक्स मॉडल में ये दिखाया जाता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। किसका है? डीएनए का। अगर यही ऐसे सिंगल में होता तो ये हो जाता है आरएनए का, लेकिन अगर डबल है तो ये हो जाएगा डीएनए का। तो क्रोमोसोम का जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है डीएनए, और डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है, यानी अगर इसका एक पार्ट की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन। तो जो आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं सब इसी में होते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले होता है कोशिका के अंदर होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और इसके अंतर्गत होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए की यानी जीन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये याद कर लीजिए। अगर कोशिका की सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, ये आप एक बार देख लीजिए। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और अगर पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट किया जाए, जैसे कि ये जंतु कोशिका का है, तो इसके सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो केंद्रक होगा। केंद्रक जो है ये बीच यानी सेंटर में स्थित होता है, इसलिए इसको केंद्रक बोला गया है। केंद्र यानी बीच में है, सेंटर में है, और केंद्रक।
और फिर गाइस उसके बाद है पादप। अब जंतु कोशिका में पता चल गया कि सबसे बड़ा पार्ट जो है केंद्रक का होता है। तो पादप में क्या होता है, तो पादप में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो लवक होता है। क्या होता है, लवक होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अब हम चलिए देख लेते हैं कि जैसे पावर हाउस किसको कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, और प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, अब ये सब भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा माइटोकांड्रिया, यम से मैंने लिखा है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल आप पढ़े होंगे, साइकिल क्रेब्स साइकिल होता है और उसके तहत एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी यहाँ बनता है क्रेब्स चक्र में। तो ऊर्जा का निर्माण होता है, बस आप इतना ही याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और फिर उसके बाद है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी जो है ये परिवहन का काम करती है। किसका काम करती है, ये परिवहन का काम करती है। तो गाल्जी बॉडी जो है ये परिवहन का काम करती है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। फिर उसके बाद है वोक्यूलस यानी जल संग्रह का काम करता है ये। और फिर उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। और उसके बाद है ईआर। ईआर का मतलब क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या फुल फॉर्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक रफ है और एक स्मूथ है। रफ है और स्मूथ है। रफ जो होता है इसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ के अंदर रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ईआर के दो पार्ट हैं। उसमें से जो रफ ईआर है ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम की उपस्थिति में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा राइबोसोम भी है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ स्मूथ वाला जो है, स्मूथ आप याद भी रख सकते हैं, जो चिकना होता है यानी जो तैलीय चीज़ होती है या फैट वाली चीज़ इस तरीके से होती है, तो उसको याद रख सकते हैं कि जो स्मूथ है ईआर वो वसा के निर्माण में सहायक होती है। फिर गाइस उसके बाद ईआर को क्या कहा जाता है, कंकाल का काम। ये कंकाल का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कंकाल होता है, हमारी संरचना को सुनिश्चित करता है, स्टेट करता है, वैसे इसमें भी कोशिका में जो कंकाल का काम करता है वो ईआर करता है। फिर गाइस उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम इस तरीके से है, आप यहाँ देख सकते हैं। लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर सड़े द्रव्य पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है, सफाई का काम करता है। अगर ये कोशिका के किसी पार्ट पे चला मतलब गिर गया या आ गया तो वो चीज़ नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैग या आत्मघाती झिल्ली, आत्मघाती थैला। आप इसका नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक प्रकार से ट्रिक ही समझिए। लाइसोसोम, लाई से बना है, लाइसोसोम से लाश याद रख सकते हैं, ला से लाश। तो ला से लाश यानी कि मरने से रिलेटेड है, सुसाइड से रिलेटेड है। तो जो ये है इसको हम कहेंगे सुसाइड बैग। जो लाइसोसोम है वो सुसाइड बैग है। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है एटम बॉम्ब। जैसे एटम बॉम्ब अगर कहीं पर गिरा दिया जाता है तो वहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, नरसंहार टाइप का हो जाता है। तो उसी तरीके से मरने से रिलेटेड है। तो सुसाइड बैग, एटम बॉम्ब कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो होता है अगर कोशिका में कोई भी पार्ट जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स या सेंट्रोसोम जो है अगर ठीक से नहीं काम करता है या मृत प्राय हो जाती हैं, डेड की तरह हो जाती हैं, तो उनको साफ करने का काम यानी कौन करता है, वो करता है लाइसोसोम। इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। और अगर देखा जाए आरबीसी जो होता है, जैसे ब्लड के पार्ट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स, आरबीसी और फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पकल्स। तो ये जो होता है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है तो इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर होगी जो काम नहीं कर रही है तो उसको नष्ट करने के लिए कोई तो है नहीं, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम ही जो वेस्टेज चीज़ें रहती हैं उसको नष्ट करता है। तो 120 दिन का कार्यकाल होता है आरबीसी का, और 120 दिन का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो जो उसके अंदर का जो पार्ट रहता है वो जो ख़राब हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है। कहाँ जाता है, प्लीहा में जाता है। तो इसलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। और गाइस ये जो आपको क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा होगा ये नीचे, ये जैसे जो आपका ये धागेनुमा संरचना होता है क्रोमोसोम का, तो उसको कहा जाता है।
तो इस तरीके से आपको नाम पता चल गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, और जल संग्रह का काम कोशिका में करता है वैक्यूलस, और सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन करता है, और ईआर कंकाल का काम करता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। रफ ईआर जो है प्रोटीन निर्माण में सहयोग करता है, और स्मूथ जो है वसा संश्लेषण में सहायक करता है। और इसी के अंतर्गत आता है, रफ के अंतर्गत राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, तो इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम जो है इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है, और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो गाइज़ मुझे आशा है आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होंगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो आप सभी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस तरीके से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ताकि हेल्पफुल हो। और आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।